हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की यूथ की ये बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको ज्यामिति चित्र की क्लास नंबर 3 करवाने वाले हैं, जिसमें ये चैप्टर आज पूरी तरह से यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। डायमेंशनिंग की कौन सी विधि मानक के अनुसार है? दोस्तों, इसमें से डायमेंशनिंग की कौन सी विधि जो है मानक के अनुसार है? तो ऑप्शन नंबर ए वाली जो विधि है दोस्तों, ये मानक के अनुसार है डायमेंशनिंग की। विकल्प ए में दिखाई गई डायमेंशनिंग विधि मानक के अनुसार है। इसके अंतर्गत विमा रेखा टूटी हुई नहीं होती और विमाओं को सदैव विमा रेखा के कहाँ लिखा जाता है? तो ऊपर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही तरीका छाटो। दोस्तों, सही तरीका हमको यहाँ पे बताना है, तो सही तरीका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला। ऑप्शन नंबर सी वाला जो तरीका है वे सही तरीका है। ए गलत तरीका है, बी भी गलत तरीका है, सी भी गलत तरीका है। ठीक है, तो राइट सही तरीका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृत्त का केंद्र दर्शाने के लिए सेंट्रल लाइन काटने की सही विधि पहचानिए। दोस्तों, वृत्त के केंद्र को दर्शाने के लिए सेंट्रल लाइन काटने की सही विधि जो है वो है ऑप्शन नंबर बी वाली। ये जो है दोस्तों, ये वृत्त का केंद्र दर्शाने के लिए सेंट्रल लाइन है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वृत्त का केंद्र दर्शाने की सही विधि विकल्प बी वाली है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये डायमेंशनिंग किसी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को दर्शाती है। दोस्तों, कौन सी डायमेंशनिंग है जो किसी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को दर्शाती है? तो वो है दोस्तों हमारी साइज डायमेंशनिंग। साइज डायमेंशनिंग जो है ये पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को क्या करती है? दर्शाती है। दोस्तों, साइज डायमेंशनिंग किसी भी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, त्रिज्या आदि को क्या करती है? दर्शाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये डायमेंशन पार्ट में किसी प्रकार की स्थिति को दर्शाती है। तो दोस्तों, कौन सा डायमेंशन है जो पार्ट में किसी भी प्रकार की स्थिति को दर्शाता है? तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों लोकेशन डायमेंशनिंग। क्या बोलते हैं उसे हम? लोकेशन डायमेंशनिंग बोलते हैं। जो लोकेशन डायमेंशनिंग होता है ये पार्ट में किसी भी प्रकार की क्या करती है? स्थिति को दर्शाती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन डायमेंशन का ड्राइंग में सीधे तौर पर कोई अर्थ नहीं होता, इनका मान कम ज्यादा हो सकता है। तो कौन सी डायमेंशन है जिसका ड्राइंग में सीधे तौर पर कोई अर्थ नहीं होता और इनका मान कम ज्यादा हो सकता है? तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों नकारात्मक डायमेंशनिंग। क्या बोलते हैं इसे हम? नकारात्मक डायमेंशनिंग। नकारात्मक डायमेंशनिंग का ड्राइंग में सीधे तौर पर कोई अर्थ नहीं होता है, इनका मान कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, नकारात्मक डायमेंशनिंग का सामान्यतः निरीक्षण नहीं किया जाता है। ये डायमेंशनिंग दिए गए अवयव के लिए क्या होता है? कार्यहीन होते हैं। ये जो डायमेंशनिंग होते हैं दोस्तों, ये दिए गए अवयव के लिए क्या होते हैं? कार्यहीन होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन के आगे बारीक रेखा से बढ़ाई गई लाइन कहलाती है। दोस्तों, आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन के आगे बारीक रेखा से बढ़ाई गई लाइन जो है ना, ये एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन के आगे बारीक रेखा से बढ़ाई गई लाइन जो है ये एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। एक्सटेंशन लाइन को सामान्यतः डायमेंशनिंग करने वाले भाग के लंबवत खींचा जाता है, परंतु टेपर भाग की डायमेंशनिंग करने हेतु इन्हें तिरछा तथा एक दूसरे के समांतर भी खींचा जाता है। दोस्तों, यदि टेपर भाग की डायमेंशनिंग करना है तो इन्हें तिरछा तथा एक दूसरे के समांतर भी खींचा जाता है। किसे? एक्सटेंशन लाइन को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह बारीक लाइन हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के समानांतर खींची जाती है। तो कौन सी बारीक लाइन है जो ऑब्जेक्ट लाइन के समानांतर खींची जाती है? तो ये है दोस्तों डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन जो है ये ऑब्जेक्ट लाइन के कैसे खींची जाती है? तो समानांतर खींची जाती है। दोस्तों, डायमेंशन लाइन हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के समानांतर खींची जाती है। देखिए, एक्सटेंशन लाइन है ये और इसके
समानांतर कौन सी खींची गई है, डायमेंशन लाइन खींची गई है। ठीक है, तो डायमेंशन लाइन पतली सतत रेखाएं होती है जो दोनों सिरों पर तीर के निशानों से बंध रहती है तथा विस्तार रेखा को स्पर्श करती है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माप देने का प्रबंध का नाम बताइए। दोस्तों माप देने वाले प्रबंध का इसमें आपको नाम बताना है। बताइए ये जो प्रबंध दिख रहा है आपको, ये कौन सा प्रबंध है? तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों चैन डायमेंशनिंग। क्या बोलते हैं इसे हम? चैन डायमेंशनिंग बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको, इसे हम क्या बोलते हैं? चैन डायमेंशनिंग बोलते हैं। ठीक है, चित्र में चैन डायमेंशनिंग द्वारा माप देने का प्रदर्शन किया गया है। इस विधि में कार्यखंड की विभिन्न विमाओं को एक के बाद एक विमा खींचकर एक ही सीध में दर्शाया जाता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। माप देने के प्रबंध का नाम बताइए। ये जो प्रबंध आपको दिख रहा है इसका नाम हमको बताना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे बोलेंगे पैरेलल डायमेंशनिंग। देखिए पैरेलल नजर आ रही है ना आपको, डायमेंशन पैरेलल है एक दूसरे के, तो इसे हम बोलेंगे पैरेलल डायमेंशनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समांतर विमांकन व्यवस्था में सभी विमा रेखाएं एक समान बिंदु से शुरू होकर एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। इस विधि में उभयनिष्ठ भागों से सभी विमा संख्याएं एक ही दिशा में क्या होती है? मापी जाती है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माप देने के प्रबंध का नाम बताइए। दोस्तों ये जो प्रबंध है इसे हम क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे आपको समांतर भी दिख रहा है, चैन भी दिख रहा है, तो इसे हम बोलेंगे कंबाइंड डायमेंशनिंग। क्या बोलेंगे इसे हम? कंबाइंड डायमेंशनिंग। उपयुक्त चित्र में कंबाइंड डायमेंशनिंग विधि द्वारा माप देने का प्रदर्शन किया गया है। यह विधि चैन एवं पैरेलल डायमेंशनिंग का एक मिश्रित रूप है। इस प्रकार के डायमेंशनिंग का प्रयोग वहां किया जाता है जहां जगह कम होने के कारण विमाएं पढ़ने में परेशानी होती है। दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वहां जहां जगह कम होने के कारण विमाएं पढ़ने में परेशानी होती है, वहां पे कंबाइंड डायमेंशनिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माप देने के प्रबंध का नाम बताइए। तो दोस्तों ये जो माप दिख रहा है आपको इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। ये जो डायमेंशन दिख रहा है दोस्तों इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव। मतलब एक ही निशान से दिख रहा है, एक ही तीर, एक ही तरफ तीर का निशान है, मतलब इसे बोलेंगे हम प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त चित्र में प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग विधि द्वारा माप देने का प्रदर्शन किया गया है। इस डायमेंशनिंग में विमा रेखा एक मूल बिंदु से प्रारंभ होकर तीर शीर्ष के साथ एक ही दिशा में बढ़ती है। दोस्तों मूल बिंदु से प्रारंभ होती है और तीर के शीर्ष के साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, इसे ही हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। माप देने की विधि का नाम बताइए। दोस्तों ये जो माप विधि दी गई है इसे क्या बोलते हैं? हमको ये बताना है। तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं डायमेंशनिंग बाई कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इसे हम? डायमेंशनिंग बाई कोऑर्डिनेट्स। निर्देशांकों द्वारा विमांकन का प्रयोग अधिकतर जिग बोरिंग मशीन पर उत्पादित अवयवों के लिए किया जाता है। इस विधि में सारणी बनाकर विभिन्न मानों को क्या किया गया है? दर्शाया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हैचिंग लाइन के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? दोस्तों हैचिंग लाइन के बीच कम से कम जो दूरी होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए 0.7 mm। कितनी होनी चाहिए? 0.7 mm होनी चाहिए। हैचिंग लाइन के बीच कम से कम 0.7 mm की दूरी होनी चाहिए। हैचिंग लाइन तिरछी एवं एक दूसरे के कैसी खींची जाती है? तो समांतर खींची जाती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हैचिंग लाइन कितने कोण पर झुकी होती है? तो दोस्तों हैचिंग लाइन जो है ना ये 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। कितने डिग्री के कोण पर? 45 डिग्री। हैचिंग लाइन जो है 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स रेखा का नाम बताइए। दोस्तों जो ये एक्स रेखा आपको दिख रही है इसका नाम हमको बताना है, तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों विस्तार रेखा। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन लाइन। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स द्वारा विस्तार रेखा को दिखाया गया है। विस्तार रेखा वस्तु की वास्तविक साइज की रेखा को आगे बढ़ाने पर प्राप्त रेखा होती है। जो विस्तार रेखा होती है दोस्तों ये वस्तु की वास्तविक साइज की रेखा को आगे बढ़ाने पर प्राप्त जो रेखा होती है यही क्या कहलाती है? विस्तार रेखा कहलाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शोल्डर स्क्रू कि विभिन्न मापों को ABCD दर्शाया गया है। इसमें से सहायक आयाम को छांटना है। दोस्तों जो सहायक आयाम है ना वो है हमारा डी वाला। ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? सहायक आयाम। यही क्या है? हमारा सहायक आयाम है। तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहायक आयाम किसी अवयव को केवल सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से समाविष्ट किए जाते हैं। इन्हें उत्पादन पर निरीक्षण के ध्येय से प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अतः विमा डी सहायक आयाम को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में कार्यात्मक विमा को चुनना है। दोस्तों चित्र जो दिया गया है इसमें कार्यात्मक विमा कौन सी है? तो कार्यात्मक विमा है दोस्तों ए वाली। ये जो दिख रही है आपको ये वाली, ये जो विमा है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कार्यात्मक विमा। क्या बोलेंगे इसे हम? इसे हम बोलेंगे कार्यात्मक विमा। ये वाली जो दिख रही है आपको ये क्या हो जाएगी? कार्यात्मक विमा। कार्यात्मक विमा अवयव के कार्य अथवा क्रियाविधि को दर्शाते हैं।
कार्यात्मक विमा संयोजन में अवयव की स्थापन करने की विधि को दर्शाते हैं, अतः ए जो है कार्यात्मक विमा को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में साइज डायमेंशन को चुनना है। दोस्तों साइज डायमेंशन कौन सा होता है, तो दोस्तों ये जो बी वाला दिख रहा है यही क्या है, हमारा साइज डायमेंशन है। किसे क्या बोलेंगे हम, साइज डायमेंशन। साइज डायमेंशन उत्पाद तथा उसके विभिन्न भागों, छिद्र, खांचे, चौड़ाई, गहराई, त्रिज्या आदि का आकार प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अतः साइज डायमेंशन को बी द्वारा दर्शाया गया है। ये जो बी दिख रहा है आपको यही क्या है, हमारा साइज डायमेंशन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विमांकन में ड्राइंग पर विमा का माप लिखने की विधि दिखाई गई है, यह विधि कहलाती है। दोस्तों ये जो विधि दिख रही है आपको, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अलाइंड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे हम, अलाइंड सिस्टम बोलते हैं। संरेखी विमांकन अलाइंड सिस्टम में किसी वस्तु की सभी विमाएं सदैव विमा रेखा की ऐसी लिखी जाती है, समांतर लिखी जाती है। अलाइन सिस्टम में लिखी गई विमाएं आरेखन के नीचे तथा दाईं ओर से पढ़ी जाती है। चित्र में दिखाई गई विमांकन ही की विधि अलाइन सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम दिख रहा है आपको, इसे क्या बोलते हैं, अलाइन सिस्टम हम बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नक्शे पर चित्र खींची गई समोच्च रेखाएं। दोस्तों नक्शे चित्र पर खींची गई समोच्च रेखाएं वे रेखाएं हैं जो डैश से होकर जाती है। दोस्तों नक्शे चित्र पर खींची गई समोच्च रेखाएं वे रेखाएं हैं जो कहां से होकर जाती है, तो समान उच्चता से होकर जाती है, मतलब सेम एलिवेशन से होकर जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्व क्षेत्र में समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची गई काल्पनिक रेखाएं समोच्च रेखाएं मतलब कॉन्टूर लाइंस कहलाती है। इन्हें आइसोहिप्स लाइन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें हम आइसोहिप्स लाइन भी क्या करते हैं, कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। निर्दिष्ट किए जाए, जब एक सामान्य मूल बिंदु से सारे आयाम निर्दिष्ट किए जाए तथा एक दूसरे के समांतर अवस्थित हो तो वे कहलाते हैं। दोस्तों जब एक सामान्य मूल बिंदु से सारे आयाम निर्दिष्ट किए जाए तथा एक दूसरे के समांतर अवस्थित हो तो वे कहलाते हैं समानांतर। क्या कहलाते हैं, पैरेलल कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समांतर आयामीकरण जब एक सामान्य मूल बिंदु से सभी विमा या आयाम निर्दिष्ट किए जाए तथा एक दूसरे के समानांतर अवस्थित हो तो वे समांतर आयामीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समांतर आयामीकरण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अंश कोण की इकाई है। दोस्तों एक अंश कोण की इकाई जो है वो होती है ऑप्शन नंबर सी 1/360। ये जो दिख रहा है आपको सी वाला डायग्राम, यही जो होता है। तो वृत्त द्वारा बनाया गया कोण होता है 360 डिग्री। तो एक अंश का कोण हो जाएगा 1/360 डिग्री के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोणों की पहचान उनके नमन के आधार पर की जाती है। चित्र में कोण Q का नाम बताइए। ये जो दोस्तों कोण दिख रहा है Q, इसका नाम हमको बताना है। तो ये है हमारा दोस्तों अधिक कोण। दोस्तों ये जो कौन सा कोण हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। चित्र में Q कोण अधिक कोण है क्योंकि यह कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम है। न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से कम मान के कोण को न्यून कोण कहते हैं। समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। और ऋजु कोण क्या होता है, तो 180 डिग्री कोण को ऋजु कोण हम कहते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेखा चित्र में दिखाए गए कोण का नाम बताइए। दोस्तों रेखा चित्र में दिखाए गए जो ये कोण है इसका नाम क्या है, तो इसे हम बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं इसे हम, सरल कोण या फिर ऋजु कोण। देखिए दोस्तों ये है हमारा सरल कोण का डायग्राम, ये होता है हमारा समकोण, और ये होता है अधिक कोण, और ये होता है हमारा न्यून कोण। तो ये सभी डायग्राम आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न चित्रों में से कौन सा अनुपूरक कोण है। दोस्तों अनुपूरक कौन सा कोण है, तो अनुपूरक कोण जो है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। ये जो कोण दिख रहा है आपको दोस्तों, यही क्या है, हमारा अनुपूरक कोण है। पूरक या अनुपूरक कोण पूछ ले तो ये आपको बताना है। संपूरक कोण बोल दे तो ये संपूरक कोण है। क्यू के समवर्ती कोण अल्फा व बीटा बोल दे तो ये अल्फा व बीटा का डायग्राम है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कोण। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री स्कोटिक पूरक कोण कहते हैं। यदि दो समीपवर्ती कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन कोणों को हम सप्लीमेंट्री संपूरक कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री संपूरक कोण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में विभिन्न कोण दर्शाए गए हैं, इनमें से न्यून कोण की पहचान कीजिए। दोस्तों न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम का कोण ही क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला ही क्या है, हमारा न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, ये बी सी वाला देखिए, ये तो अधिक कोण है। डी वाला क्या है हमारा, ऋजु कोण या भी सरल कोण। दोस्तों न्यून कोण क्योंकि 90 डिग्री से कम कोण है।
वृहत कोण है दोस्तों, क्योंकि 180 डिग्री से अधिक कोण है, ये है वृहत कोण। अधिक कोण, क्योंकि कोण का मान 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम है। और समकोण क्या होता है, जिसका मान 90 डिग्री होता है, वही कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दीर्घवृत्त के बड़े अक्ष के समकोण पर बनी सीधी रेखा क्या होती है। दोस्तों दीर्घवृत्त के बड़े अक्ष के समकोण पर बनी सीधी रेखा जो होती है ना, उसे हम बोलते हैं नियता। क्या बोलते हैं, नियता कहते हैं। दीर्घवृत्त के बड़े अक्ष के समकोण पर बनी सीधी रेखा को नियता हम कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायरेक्ट्रिक्स के समकोण पर बनने वाली केंद्र रेखा की सबसे लंबी दूरी को कहते हैं। दोस्तों डायरेक्ट्रिक्स के समकोण पर बनने वाली केंद्र रेखा की सबसे लंबी दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो बड़ा अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम बड़ा अक्ष बोलते हैं। डायरेक्ट्रिक्स नियता के समकोण पर बनने वाली केंद्र रेखा की सबसे लंबी दूरी को बड़ा अक्ष हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से समलंब चतुर्भुज कौन सा है। दोस्तों समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ये कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल दो भुजाएं समांतर हो, दो असमांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। दोस्तों ये जो चित्र है ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज किसे बोलते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल दो भुजाएं समांतर होती है और दो कैसी होती है, असमांतर होती है। क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब समकोण अपनी साइड के चारों ओर घूमता है। दोस्तों जब समकोण अपनी साइड के चारों ओर घूमता है तो यह ठोस बनाता है। ठोस का नाम बताइए। दोस्तों ये समकोण है, जब ये अपने साइड के चारों ओर घूमेगा ऐसा करके, ऐसा करके घूमेगा, ऐसा करके घूमेगा, ऐसा करके, तो ये क्या बनाता है, तो ये एक बनाता है दोस्तों शंकु। क्या बनता है, इससे शंकु बनता है। जब एक समकोण अपनी साइड के चारों ओर घूमता है तो शंकु बनता है। दोस्तों जब एक समकोण अपनी साइड के चारों तरफ घूमता है तो शंकु का निर्माण होता है। देखिए समकोण त्रिभुज है, जब ये घूमेगा तो किसका निर्माण होगा, शंकु का निर्माण होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न चित्रों में से कौन सा अनुपूरक कोण है। दोस्तों अनुपूरक कोण क्या होता है, तो ऑप्शन बी वाला जो है ये कौन सा कोण है, अनुपूरक कोण है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अनुपूरक कोण जो है, दो समीपवर्ती कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो कहलाता है अनुपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है, दो समीपवर्ती कोणों का योग 180 डिग्री हो तो समपूरक कोण कहलाता है। और समीपवर्ती कोण क्या होता है, तो किसी रेखा के दोनों ओर बने कोण, किसी रेखा के दोनों ओर बने कोण क्या कहलाते हैं, समीपवर्ती कोण कहलाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ग के विकर्ण किस कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोस्तों वर्ग के विकर्ण जो है ना, ये 90 डिग्री के कोण पर, कितने डिग्री के, 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं वर्ग के कोण। दोस्तों ये देखिए इन वर्ग होता है और 90 डिग्री होता है, ये भी 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 90 डिग्री होता है। तो वर्ग के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो 90 डिग्री पे ही समद्विभाजित करते हैं। कितने पे, वर्ग के विकर्ण 90 डिग्री पे। ये देखिए दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री पे ही समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, वर्ग के विकर्ण। क्लियर है। तो वर्ग के प्रत्येक कोण का मान होता है 90 डिग्री होता है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। ये सभी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिक कोण का मान होता है दोस्तों, अधिक कोण का मान जो होता है ना, ये होता है 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम। तो अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम। 180 डिग्री दे दे तो रिजु कोण या सरल कोण से हम बोलते हैं। 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम अधिक कोण कहलाता है। 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम कोण वृहत कोण मतलब दीर्घ कोण कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु की तिर्यक ड्राइंग कितने डिग्री कोण पर बनाई जाती है। दोस्तों किसी वस्तु की तिर्यक ड्राइंग जो है ना, ये 45 डिग्री के कोण पर बनाई जाती है। कितने डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर। किसी वस्तु की तिर्यक ड्राइंग 30 डिग्री या 45 डिग्री कोण पर बनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 45 डिग्री कोण पर ही बनाया जाता है। तो 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस कोण की पहचान कीजिए जिसे सरल कोण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सरल कोण को क्या होता है, 180 डिग्री वाला। तो 180 डिग्री किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यही क्या है हमारा सरल कोण, इसे रिज्जु कोण भी कहते हैं। 180 डिग्री का कोण सरल कोण कहलाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोण डैश के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों कोण जो है ना, ये किसके द्वारा मापा जाता है, तो कोण जो है चाप के पैमाने के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, स्केल ऑफ कॉर्ड्स के द्वारा। दोस्तों रेखी कोण मापने के उपकरण की बात करें तो रेखी मानक कोणीय मापन युक्तियां, प्रोटेक्टर, वास्तविक बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, ये क्या है, रेखी मानक कोणीय मापक युक्ति है। सतह मानक कोणीय मापन युक्तियां कौन कौन सी है, तो साइन बार, साइन सेंटर,
ये सतह मानक कोणीय मापन युक्ति है। झुकाव को मापने की युक्तियां कौन सी है? तो स्पिरिट लेवल हो गया, क्लिनोमीटर हो गया, ये झुकाव को मापने की क्या है? युक्तियां है। और कोणीय तुलनित्र को मापने की उपकरण जो है तो ये ऑटो क्लिनोमीटर जो है ये कोणीय तुलनित्र को मापता है। तो ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब इंटरसेक्शन तल शंकु से इस तरह गुजरता है कि आधार से लंबवत हो और आधार के मध्य हो तो ऐसे काट को क्या कहते हैं? दोस्तों, जब इंटरसेक्शन तल शंकु से इस तरह गुजरता है कि आधार से लंबवत हो तथा आधार के मध्य हो तो ऐसे काट को हम बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसे? हम त्रिभुज बोलते हैं। दोस्तों, जब इंटरसेक्शन तल शंकु से इस तरह गुजरे कि आधार के लंबवत हो तथा दो बराबर भागों में बटे तो ऐसे प्राप्त काट की आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो क्या बोलते हैं इसे? हम त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस त्रिकोण का नाम बताए जिसमें सभी तीन कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है, तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों न्यून कोण। न्यून कोण में क्या होता है? सभी कोणों का मान 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है वही क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेट स्क्वायर का आकार होता है। दोस्तों, सेट स्क्वायर का जो आकार होता है ना ये कैसा होता है? तो त्रिभुजाकार होता है। तो सेट स्क्वायर कैसे होते हैं? त्रिभुजाकार होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिभुजाकार होते हैं। ऐसे वाले देखो, ऐसे ही सेट स्क्वायर कैसे होते हैं? त्रिभुजाकार होते हैं। सेट स्क्वायर का आकार त्रिभुजाकार होता है। दोनों सेट स्क्वायर के किनारे कुछ बेवल एज में होते हैं ताकि इंक से लाइनिंग करते समय कागज तथा सेट स्क्वायर के एज में क्लियरेंस मिल सके और स्याही फैलने ना पाए। सेट स्क्वायर का प्रयोग करके 15 के गुणांक में कोण बनाए जा सकते हैं। किसके? 15 के गुणांक में। किसका उपयोग करके? सेट स्क्वायर का उपयोग करके, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुआकारी त्रिभुज के लिए कोई भी कोण निम्न में से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जो सुआकारी त्रिभुज होता है ना इसके लिए कोई भी कोण किससे कम नहीं होना चाहिए? तो ये है दोस्तों 30 डिग्री से। सुआकारी त्रिभुज के लिए कोई भी कोण 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अच्छे सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रस्तावित भू क्षेत्र को आपस में सटी हुई अनेक त्रिभुजों में बांट लिया जाता है, लेकिन त्रिभुज सुआकारी होना चाहिए, अर्थात इसका कोई भी कोण 30 डिग्री से कम अथवा 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। किसके लिए? सुआकारी त्रिभुज के लिए। तो ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुआधारित स्थिति में किसी त्रिभुज का कोई भी कोण डैश से कम नहीं होना चाहिए, तो अभी हमने बताया 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर्वेक्षण करते समय सुआकारी त्रिभुज का कोई कोण 30 डिग्री से कम तथा 120 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे माप लेने में क्या रहती है? आसानी रहती है तथा नक्शा बनाने में परिशुद्धता आती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेल्टा परसेंट एंगल टोटल डायनेमिक किस निर्देश के अवसर है? दोस्तों, डेल्टा परसेंट एंगल टोटल डायनेमिक जो ये किसके निर्देश है? तो ये लेंथन निर्देश के अवसर है। किसके? लेंथन निर्देश के अवसर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक आयत को किसी भुजा के चारों तरफ घुमाया जाए तो क्या बनेगा? दोस्तों, एक आयत है, यदि इसे हम भुजा के चारों ओर घुमाते हैं तो क्या बनेगा? जब ये गोल गोल घूमेगा तो हमें हमको मिलेगा बेलन। किसके रूप में प्राप्त होगी आकृति? बेलन। यदि एक वर्ग या आयत को उसके किसी भुजा के चारों ओर घुमाया जाए तो बेलन मतलब सिलेंडर प्राप्त होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग को किस नाम से जाना जाता है? ये जो भाग दिख रहा है दोस्तों इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसे? हम वृत्तखंड बोलते हैं। तो ये जो हो जाएगा हमारा वृत्तखंड हो जाएगा। इस प्रकार से आपको दिखाई दे इसे बोलते हैं अर्धवृत्तखंड, और इस प्रकार से आपको दिखाई दे तो इसे बोलेंगे त्रिज्यखंड, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी द्विविमीय आकृति है? तो द्विविमीय आकृति कौन सी होती है दोस्तों? तो ये है दोस्तों हमारी आयत। आयत जो है द्विविमीय आकृति है। शंकु, बेलन और गोला जो है ये 3D आकृति है, ना कि द्विविमीय। दोस्तों, द्विविमीय आकृति ऐसी आकृति जिसे कागज पर दिखाई जा सके, इसमें ऊंचाई नगण्य होती है। उदाहरण हो गया वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज। ये कैसी आकृति है? द्विविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति की बात करें तो ऐसी आकृति जिसमें तीनों विमाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, इसे कागज पर सीधे नहीं दिखाया जा सकता। उदाहरण की बात करें तो शंकु हो गया, बेलन, गोला, अन्य सभी ठोस वस्तु जो है ये त्रिविमीय आकृति होती है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुभाग एक शंकु को इस प्रकार काटता है कि यह 90 डिग्री के अलावा एक कोण पर शंकु के अक्ष की ओर झुका होता है और यह इसके सभी तरह के उत्पादकों को काटता है। इस तरह से बने अनुभाग को डैश कहते हैं।
तो दोस्तों अनुभाग एक शंकु को इस प्रकार काटता है कि यह 90 डिग्री के अलावा एक कोण पर शंकु के अक्ष की ओर झुका होता है और इसके सभी तरह के उत्पादकों को काटता है। इस तरह से बने अनुभाग को ना हम बोलते हैं एक दीर्घवृत्त। क्या बोलते हैं इसे हम? एक दीर्घवृत्त बोलते हैं। यदि शंकु को तिरछा काटा जाएगा तो काटे गए छिन्नक का सतह एक दीर्घवृत्त जैसा प्राप्त होगा। यदि शंकु को यदि तिरछा काटा जाएगा तो काटे गए छिन्नक का सतह जो होगा ना वो एक दीर्घवृत्त जैसा प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉनिक सेक्शन में अतिपरवलय हाइपरबोला प्राप्त करने के लिए सेक्शन प्लेन डैश होना चाहिए। दोस्तों कोनिक सेक्शन में अतिपरवलय या हाइपरबोला प्राप्त करने के लिए सेक्शन प्लेन जो होना चाहिए ना वो कैसा होना चाहिए? तो शंकु के ऊर्ध्वाधर अक्ष के समांतर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शंकु के ऊर्ध्वाधर अक्ष के समांतर। कोनिक सेक्शन में अतिपरवलय हाइपरबोला प्राप्त करने के लिए सेक्शन प्लेन शंकु के ऊर्ध्वाधर अक्ष के कैसे होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब इंटरसेक्शन तल के अक्ष से बनाया गया कोण, दोस्तों जब इंटरसेक्शन तल के अक्ष से बनाया गया कोण शंकु के जनरेटर के बनाए गए कोण से छोटा हो तो ऐसे समतल को क्या कहते हैं? दोस्तों जब इंटरसेक्शन तल के अक्ष से बनाया गया कोण शंकु के जनरेटर के बनाए गए कोण से छोटा होता है तो ऐसे समतल को हम बोलते हैं क्या? हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसे हम? हाइपरबोला बोलते हैं। तो जब इंटरसेक्शन तल के अक्ष से बनाया गया कोण शंकु के जनरेटर के बनाए गए कोण से छोटा होता है तो ऐसे समतल को हम बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब इंटरसेक्शन तल अक्ष से अवनत हो लेकिन शंकु के जनरेटर के में एक के समांतर हो तो उस समतल को क्या कहते हैं? दोस्तों जब इंटरसेक्शन तल अक्ष से अवनत हो लेकिन शंकु के जनरेटर में एक के समांतर हो तो उस समतल को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं पैराबोला, मतलब परवलय बोलते हैं। दोस्तों परवलय की बात करें तो जब परिच्छेद तल अक्ष से अवनत हो लेकिन शंकु के जनित्रों में एक के समांतर हो तो इस समतल को हम बोलते हैं परवलय, मतलब हाइपर पैराबोला बोलते हैं। अतिपरवलय की बात करें तो जब परिच्छेद तल का अक्ष से बनाया गया कोण शंकु के जनित्र के बनाए गए कोण से छोटा होता है तो ऐसे समतल को हम बोलते हैं अतिपरवलय। ठीक है, तो दोनों ही बातें आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैसे तल को घुमाने से एक शंकु बनता है? तो कौन से तल को घुमाने से शंकु बनता है? दोस्तों जब हम एक समकोण त्रिभुज को घुमाते हैं ना तब हमें क्या प्राप्त होता है? तो शंकु प्राप्त होता है। जब किसी समकोण त्रिभुज को उसकी एक लंबवत भुजा के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार बनने वाला ठोस शंकु कहलाता है। क्या कहलाता है? शंकु कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दीर्घवृत्त के बड़े व्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों एक दीर्घवृत्त के बड़े व्यास को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस बोलते हैं। दीर्घ अक्ष के बड़े व्यास को दीर्घ अक्ष कहते हैं तथा छोटे व्यास को लघु अक्ष हम बोलते हैं। दीर्घ अक्ष की बात करें मेजर एक्सिस की तो दीर्घवृत्त के शीर्षों के बीच वह अधिकतम दूरी जो नियता पर समकोण तथा दीर्घवृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है क्या कहलाता है? दीर्घ अक्ष कहलाता है। और लघु अक्ष क्या होता है दोस्तों? नियता के समांतर वह अधिकतम दूरी जो दीर्घ अक्ष को केंद्र से समकोण पर काटती है ये क्या कहलाता है? लघु अक्ष कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडियल रेखा विकास विधि में शंकु के विकास का सूत्र क्या है? दोस्तों रेडियल रेखा विकास विधि में शंकु के विकास का सूत्र जो है ना वो हो जाएगा थीटा बराबर d/l इंटू 180। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? d/l इंटू 180 डिग्री। रेडियल रेखा विकास विधि में शंकु के विकास का सूत्र होता है थीटा बराबर d/l इंटू 180 डिग्री के। यहाँ d क्या है? तो शंकु के आधार के वृत्त का व्यास है और l क्या है? शंकु की तिर्यक लंबाई है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक राइट सर्कुलर कोन के विभिन्न कोनों में कटिंग प्लेन दिखाए गए हैं। इसमें से दीर्घवृत्त का कटिंग प्लेन चुनो। हमको दीर्घवृत्त बताना है तो दीर्घवृत्त कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी वाला। ये जो दिख रहा है ना आपको दोस्तों यही क्या है? हमारा दीर्घवृत्त हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दीर्घवृत्त के कटिंग प्लेन को बी से दिखाया गया है। ए के द्वारा दिखाया गया कटिंग प्लेन वृत्त का है। ये जो दिख रहा है आपको ए वाला किसका है? वृत्त का है। परवलय के कटिंग प्लेन को सी के द्वारा दिखाया गया है। ये जो दिखाया गया ये वाला ये किसका है? परवलय का है। ठीक है, जबकि अति परवलय के कटिंग प्लेन को डी से दिखाया गया है। किससे दिखाया गया है? डी से दिखाया गया है। ये जो अति परवलय के डी से दिखाया गया है। ठीक है ना, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर प्लेन से काटा जाता है तो कोनिक सेक्शन बनता है। दोस्तों जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर प्लेन से काटा जाता है ना तो क्या बनता है? तो ये बनता है दोस्तों हमारा वृत्त, मतलब सर्कल बनता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी शंकु को उसके आधार के समानांतर प्लेन से काटा जाता है तो यह कोनिक सेक्शन वृत्त कहलाता है। दोस्तों ये शंकु है, इसके आधार से ये देखिए आधार से के समांतर प्लेन से काटा जाता है तो ये क्या बनता है? यहाँ पे एक वृत्त का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अति परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान होता है दोस्तों, अति परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान जो होता है ना, ये होता है कितना, एक से अधिक, एक से अधिक होता है अति परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान। अति परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान एक से अधिक होता है, परवलय के लिए एक के बराबर होता है और वृत्त के लिए 0 होता है। ठीक है, ये तीनों बातें आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए चित्र में हेक्सागोन को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों दिए गए चित्र में हेक्सागोन को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया है? तो ये है दोस्तों हमारा स्पेंसन विधि। स्पेंसन विधि जो है, स्पेंसन विधि का प्रयोग किया गया है हेक्सागोन को बनाने के लिए। ये जो हेक्सागोन दिख रहा है इसे किसका प्रयोग करके बनाया गया है? तो स्पेंसन विधि का प्रयोग करके बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक साधारण आकृति अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है तब एक ठोस का निर्माण होता है। जब एक समकोण त्रिभुज अपने अक्ष के चारों तरफ घूमता है तब निम्न में से किस ठोस का निर्माण होता है? दोस्तों जब भी समकोण त्रिभुज अपने अक्ष के चारों तरफ घूमता है तो शंकु का निर्माण होता है। किसका? शंकु का। दोस्तों समकोण त्रिभुज से शंकु का निर्माण होता है, अर्धवृत्त से गोले का निर्माण होता है और आयत को यदि घुमा जाए तो किसका निर्माण होता है? बेलन का निर्माण होता है। ठीक है, लंब के परितः घूमने पर शंकु का, व्यास के परितः घूमने पर गोले का और आयत की एक भुजा के परितः घूमने पर बेलन का निर्माण होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक छिद्र को चित्र में प्रदर्शित किए अनुरूप मापा गया निर्देशांक माप x है। दोस्तों ये चित्र है, इसमें हमको मापा गया निर्देशांक माप ये x का मान बताना है। तो दोस्तों x का मान कैसे निकालेंगे? तो ये है फॉर्मूला साइन थीटा बराबर x अपॉन 100। यहाँ साइन 30 का मान कितना दिया गया है? 0.50। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? साइन 30 का मान 0.1/2 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना निकल जाएगा? 50 mm। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र 1 में निर्देशांक माप y है। दोस्तों अब हमको ये y के बारे में बताना है, ये जो y है ये कितना है? तो वही पहले साइन 30 लगाए थे, अब क्या लगाएंगे हम? कॉस 30 लगाएंगे। तो कॉस 30 तो क्या हो जाएगा? कॉस 30 बराबर y अपॉन में 100। कॉस 30 का मान कितना था? 0.866 दिया हुआ था, तो ये हमने मान रखा और उसको जब सॉल्व किया तो 86.60 mm ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब इंटरसेक्शन तल शंकु के आधार के समानांतर गुजरता हो तो उस काट को क्या कहते हैं? दोस्तों जब इंटरसेक्शन तल शंकु के आधार के समानांतर गुजरता है तो उस काट को क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। जब इंटरसेक्शन तल शंकु के आधार के समानांतर गुजरता है तो इससे प्राप्त काट को हम क्या बोलते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब बेलन को आधार पर झुके हुए परिच्छेद तल से काटा जाता है तो परिच्छेद की आकृति होती है। दोस्तों जब बेलन को आधार पर झुके हुए परिच्छेद तल से काटा जाता है तो परिच्छेद की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार। बेलन के परिच्छेद, जब बेलन को आधार के समांतर एक परिच्छेद तल से काटा जाता है तो परिच्छेद की वास्तविक आकृति उसी व्यास के वृत्त की तरह होती है। और जब बेलन की अक्ष के समांतर एक परिच्छेद तल से काटा जाता है तो एक आयत प्राप्त होता है। और जब बेलन की आधार से झुके एक परिच्छेद तल से बेलन को काटा जाता है तो प्राप्त परिच्छेद की वास्तविक आकृति दीर्घवृत्ताकार होती है। तो ये सभी तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृत्त के उस भाग का नाम बताइए जो आर्क और कॉर्ड के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों वृत्त का वह भाग जो आर्क और कॉर्ड के द्वारा बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या? सेगमेंट। क्या बोलते हैं उसे हम? सेगमेंट या वृत्तखंड बोलते हैं। सेगमेंट या वृत्तखंड वृत्त के चाप व जीवा के बीच के भाग को वृत्तखंड कहते हैं। सेक्टर या त्रिज्यखंड की बात करें तो वृत्त के 2 त्रिज्याओं तथा उनके अंतिम बिंदुओं से बनने वाले चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का सेक्टर कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वृत्त के चाप व जीवा से घिरे भागों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों एक वृत्त के चाप व जीवा से घिरे भागों को हम बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्त के चाप व जीवा से घिरे भागों को वृत्तखंड हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बिंदु का बिंदुपथ जो एक समतल में इस प्रकार गमन करे कि एक निश्चित बिंदु तथा एक निश्चित रेखा से इसकी दूरियों का अनुपात हमेशा नियत रहता है कहलाता है। दोस्तों एक बिंदु का बिंदुपथ जो एक समतल में इस प्रकार गमन करे कि एक निश्चित बिंदु तथा एक निश्चित रेखा से इसकी दूरियों का अनुपात हमेशा नियत रहता है, ये क्या कहलाता है? तो इसे हम बोलते हैं सांकव। क्या बोलते हैं इसे? हम सांकव बोलते हैं। दोस्तों सांकव कोनिकल एक बिंदु का बिंदुपथ है जो एक समतल में इस प्रकार गमन करता है कि एक निश्चित बिंदु तथा एक निश्चित रेखा से इसकी दूरियों का अनुपात हमेशा कैसा होता है? नियत होता है। क्या कहलाता है? सांकव कहलाता है।
निश्चित बिंदु को नाभि तथा निश्चित रेखा को नियता हम कहते हैं। निश्चित बिंदु को क्या बोलते हैं? नाभि बोलते हैं, तथा निश्चित रेखा को क्या बोलते हैं? नियता बोलते हैं। उत्केंद्रता ई बराबर क्या होता है? नाभि से दूरी डिवाइडेड बाय नियता से दूरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी शंकु को कटिंग प्लेन किसी कोण पर काटे तथा सभी जनरेटर कट जाए तो बना कोनिक सेक्शन कहलाता है। दोस्तों, जब किसी शंकु को कटिंग प्लेन किसी कोण पर काटे तथा सभी जनरेटर यदि कट जाए तो बना कोनिक सेक्शन जो है ना, ये दीर्घवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त कहलाता है। जब किसी शंकु को कटिंग प्लेन किसी कोण पर काटे तथा जनरेटर कट जाए तो बना कोनिक सेक्शन दीर्घवृत्त कहलाता है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता सदैव एक से कैसी होती है? कम होती है। कैसी होती है? एक से कम होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब शंकु को कटिंग प्लेन इसकी तिर्यक रेखा के समानांतर काटे तो यह कोनिक सेक्शन बनता है। दोस्तों, जब शंकु को कटिंग प्लेन इसकी तिर्यक रेखा के समांतर काटे तो कोनिक सेक्शन क्या बनता है? तो परवलय बनता है, पैराबोला बनता है। दोस्तों, जब शंकु के कटिंग प्लेन इसकी तिर्यक रेखा या जनरेटर के समांतर काटे तो यह कोनिक सेक्शन परवलय या पैराबोला कहलाता है। क्या कहलाता है? परवलय या फिर पैराबोला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन कोनिक सेक्शन में कटिंग प्लेन तिर्यक रेखा के समांतर नहीं होता तथा आधार से गुजरता है। तो किस कोनिक सेक्शन में कटिंग प्लेन तिर्यक रेखा के समांतर नहीं होता तथा आधार से गुजरता है? तो दोस्तों, ये है अति परवलय, हाइपरबोला। हाइपरबोला जो है दोस्तों, ये इस कोनिक सेक्शन में कटिंग प्लेन तिर्यक रेखा के समांतर नहीं होता तथा आधार से गुजरता है। दोस्तों, जब शंकु को कटिंग तिर्यक रेखा के समांतर नहीं काटता तथा आधार से गुजरता है तो यह कोनिक सेक्शन अति परवलय, हाइपरबोला कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? दोस्तों, जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो क्या प्राप्त होता है? गोला, स्फेयर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। छोटा अक्ष डैश में पाया जाता है। बड़ा अक्ष और छोटा अक्ष, बड़ा अक्ष और छोटा अक्ष डैश में पाया जाता है। तो बड़ा अक्ष और छोटा अक्ष जो है दोस्तों, ये दीर्घवृत्त में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दीर्घवृत्त में। दीर्घवृत्त में दो अक्ष पाया जाता है, एक बड़ा अक्ष जिसे दीर्घाक्ष कहते हैं तथा दूसरा लघु अक्ष। वृत्त की उत्केंद्रता का मान 0 के बराबर होता है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का मान 1 से कम होता है। परवलय की उत्केंद्रता का मान 1 के बराबर होता है और अति परवलय की उत्केंद्रता का मान 1 से अधिक होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रक्षेप में वृत्त दिखाई देता है, समपरिमाण प्रक्षेप में वृत्त दिखाई देता है। दोस्तों, समपरिमाण प्रक्षेप में वृत्त जो है ना, ये कैसा दिखा देता है? तो एक दीर्घवृत्त की तरह दिखाई देता है। कैसा? एक दीर्घवृत्त की तरह। समपरिमाण प्रक्षेप में वृत्त एक दीर्घवृत्त की तरह दिखाई देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करें। किसी वृत्त का सममिति प्रक्षेपण होता है। दोस्तों, किसी वृत्त का सममिति प्रक्षेपण जो होता है ना, ये हमेशा दीर्घवृत्त होता है। क्या होता है? दीर्घवृत्त। किसी वृत्त का सममिति प्रक्षेपण दीर्घवृत्त होता है। सममितीय प्रक्षेपण में केवल एक ही दृश्य बनाया जाता है, जबकि लंबकोणीय प्रक्षेपण में 2 या 3 दृश्य खींचे जाते हैं। सममिति में केवल एक ही दृश्य बनाया जाता है दोस्तों, और लंबकोणीय प्रक्षेपण में 2 या 3 दृश्य खींचे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन शंक्वाकार काट नहीं है? निम्न में से कौन जो है शंक्वाकार काट नहीं है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा वर्ग। वर्ग जो है ना, ये शंक्वाकार काट नहीं है। वर्गाकार वस्तु को काटने पर उसमें कभी भी शंक्वाकार काट नहीं प्राप्त होता, जबकि वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृत्त की परिधि पर स्थित उस बिंदु द्वारा खींचे गए वक्र को क्या कहते हैं जो एक सीधी रेखा पर घूमता है? तो वृत्त की परिधि पर स्थित उस बिंदु द्वारा खींचे गए वक्र को क्या कहते हैं जो एक सीधी रेखा पर घूमता है? तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों चक्राम, साइक्लॉइड बोलते हैं। दोस्तों, साइक्लॉइड वक्र की बात करें तो जब कोई वृत्त किसी सीधी रेखा पर रोलिंग करे तो इसकी परिधि पर किसी एक बिंदु द्वारा ट्रेस किया गया वक्र साइक्लॉइड वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? साइक्लॉइड वक्र या चक्राम कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये भी याद रखना है आपको, इनवॉल्यूट वक्र बोलते हैं तो एक स्थिर रोलर पर सीधी रेखा को स्पर्श कराते हुए आगे बढ़ाना इनवॉल्यूट वक्र कहलाता है। दोस्तों, किसी एक स्थिर रोलर पर सीधी रेखा को स्पर्श कराते हुए आगे बढ़ाना क्या कहलाता है? इनवॉल्यूट वक्र कहलाता है। एपीसाइक्लॉइड वक्र की बात करें तो किसी वक्राकार स्थिर सतह पर वृत्त या रोलर का रोल होना, ये क्या कहलाता है? एपीसाइक्लॉइड वक्र कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब दोलक आवर्ती गति करता है तो एक बिंदु द्वारा उसके जुड़ी रस्सी डोरी के अनुदिश एक वक्र
स्थिर गति द्वारा रेखांकित होता है, जिसे कहते हैं दोस्तों, जब दोलक आवर्ती गति करता है तो एक बिंदु द्वारा उसके जुड़ी रस्सी के अनुदिश वक्र एक स्थिर गति द्वारा रेखांकित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं दोस्तों स्पाइरल। क्या बोलते हैं इसे हम? स्पाइरल बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। जब कोई पेंडुलम दोलन करता है तो इसके धागे के अंतर्गत स्थिर गति पर जो बिंदु के द्वारा वक्र छापा जाता है तो वक्र स्पाइरल वक्र प्राप्त होता है। ये है दोस्तों, देखिए ये वाला कौन सा वक्र है? स्पाइरल वक्र है। तो जब दोलक आवर्ती गति करता है तो एक बिंदु द्वारा उसके जुड़ी रस्सी डोरी के अनुदिश वक्र एक स्थिर गति द्वारा रेखांकित होता है, जिसे हम बोलते हैं स्पाइरल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? हम स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये थे दोस्तों सारे क्वेश्चन ज्यामिति चित्र के। यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।